Morning student, myself Preeti Kohli will be continue theme 3 kingship caste and class. Yes, in our early video we had start topic second kingship and marriage, many rules and varied practices. Today we will take our subtopic second point 3 rules of marriage. While sons were important for continuity of the patrilineage, daughters were viewed rather differently within this framework. जबकि सन कंटिन्यू इम्पॉर्टेंट थे। पैतृक में प्रणाली में या पैतृक सिस्टम में सन बहुत इम्पॉर्टेंट थे, सेम एज ऐसे ही डॉटर्स को भी उनमें उस डिफरेंट रूप से उस फ्रेमवर्क में उनके साथ माना जाता था। दे हैड नो क्लेम्स टू द रिसोर्सेज ऑफ द हाउस होल्ड। वो अपने रिसोर्सेज हाउस होल्ड रिसोर्सेज में कोई भी क्लेम नहीं कर सकती थी। एट द सेम टाइम मैरिंग दैम इनटू families outside the king for was considered desirable. This system called exogamy meant that the lives of young girl and women belonging to family that claim high status were often carefully regulated to ensure that they were married at the right time and to the right person. यहाँ पर इस सिस्टम में क्योंकि उन लोगों को इसी सेम टाइम पर जो अपनी फैमिली में जो मैरिज या उनको मैरी करनी होती थी, शादी विवाह करना होता था, तो वो कंसिडरेबल था या डिज़ायरेबल था, उनकी इच्छा पर निर्भर था। इसमें इस सिस्टम को एक्सागामी कहा जाता था, जो कि एक साहित्यिक लिटरेरी और मैरिंग आउटसाइड था। इसका मतलब ये था कि इस लाइफ में जो गर्ल्स होती थी वो बिलोंग करती थी, गर्ल्स और वुमेन बिलोंग करती थी फैमिलीज़ को और फैमिली स्टेटस को। इसमें वो केयरफुली या सावधानी पूर्वक रेगुलेट करती थी, इंश्योर कर लेती थी कि राइट पर्सन से हमें राइट समय पर ही विवाह करना है। दिस गेव राइज टू द बिलीफ दैट कन्यादान और द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर इन मैरिज वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर। इस तरह से ये जो बिलीफ था या विश्वास था, इसमें कन्यादान जो था वो एक गिफ्ट के रूप में अपनी डॉटर को मैरिज के समय पर फादर की एक ड्यूटी होती थी, उसकी एक इम्पॉर्टेंट धार्मिक ड्यूटी थी कि वो अपनी बेटी को कन्यादान के रूप में कोई गिफ्ट दे। विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन सोशल लाइफ बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। इन नए नए शहरों के, जैसे कि आपने देखा कि चैप्टर 2 में नए नए शहरों के पनपने से या उनका इमरजेंस के बाद जो सोशल लाइफ थी उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ गए। पीपल फ्रॉम नियर and far met to buy and sell their product and share ideas in the urban milieu। अब लोग एक दूसरे से दूर दूर से आकर एक दूसरे से मिलते थे और अपनी चीज़ों को खरीदते और बेचते थे, तो उनके आइडियाज़ भी कम्युनिकेट होते थे। दिस मे हैव टू लेड to a questioning of earlier belief and practices। सी ऑल्सो चैप्टर 4। जिसमें इससे क्या होता था, आप आगे चैप्टर 4 में भी देखोगे कि जो ये कम्युनिकेशन होता था, इससे लोग आपस में जो किसी के बिलीफ रहते थे या विश्वास रहते थे, तो उसमें क्वेश्चंस करते थे, आपस में प्रश्न करते थे कि ऐसा क्यों है। तो उनकी जो कस्टम रीति रिवाज उनके बिहेवियर पर सब ब्राह्मण ने के द्वारा जो सोशल बिहेवियर था उनका, या उन्होंने कस्टम्स को रीति रिवाजों को इतना कठोर बना दिया था, उन सब के ऊपर भी क्वेश्चन किया जाता था इस सोसाइटी में। इसलिए 500 BC से जो भी ये नॉर्म्स के कंपाइल किया गया जो संस्कृत में, जिसको धर्मशास्त्र के द्वारा या धर्मशास्त्र बोला जाता था, और एक इम्पॉर्टेंट वर्क था उन धर्मशास्त्र के द्वारा उसको कंपाइल करना, और मनुस्मृति ने उसको कंपाइल किया बिटवीन 200 BC से 200 C तक उसको कंपाइल किया। वाइल द Brahman authors of these texts claimed that their point of view had universal validity and that what they prescribe had to be obeyed by everybody। जबकि ब्राह्मण लोगों ने, जितने भी ऑथर्स थे, वो टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सली वैलिडिटी के रूप में उन्होंने यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया और ओबे किया। हर एक
एवरीबडी, हर एक व्यक्ति के लिए सोशल जो भी रिलेशंस थे उनको जो भी कॉम्प्लिकेशन था उन सबको दूर वो भी करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ थी सब कॉन्टिनेंट पे, उससे डिफ़िकल्टीज थी, बहुत सारी परेशानियाँ आई कम्युनिकेशन में। और इन्फ्लुएंस जो ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसका कोई मतलब नहीं था। व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ द धर्मशास्त्र, क्या इनमें क्या इंटरेस्ट था उनका धर्मशास्त्र का। उनके 8 फॉर्म्स थे मैरिज के, और फर्स्ट 4 में कंसीडर किया जाता था गुड्स, वाइल रिमेनिंग वर कंडम। और 4 उनके जो सिस्टम थे या उनके 4 जो इनके फॉर्म्स थे वो अच्छे थे, बट रिमेनिंग वो बेकार उनको माना जाता था। अब यहाँ पर हम स्टार्ट देखेंगे कि ब्राह्मण से अपनी जिस प्रैक्टिस को किस तरह से एक्सेप्ट किया, उन्होंने संभव करने की कोशिश की। नाउ वी स्टार्ट सब टॉपिक्स 2.4 द गोत्र ऑफ वुमेन। वन ब्राह्मणिकल, एक प्रैक्टिस ब्राह्मण की ये थी कि क्लासीफाई किया गया था पीपल्स को डिफरेंट गोत्र में। ईच गोत्र वॉज नेम्ड आफ्टर द वैदिक शीट एंड ऑल दोज हु बिलोंग्ड to the same gotra were regarded as his descendant. Two same gotra were regarded as the descendant. और दो रूल्स थे इस गोत्र को जो पैतृक रूप में इम्पॉर्टेंट था, और वोमेन उसको एक्सेप्ट करती थी, अपने फादर के गोत्र को अडॉप्ट करती थी बिफोर मैरिज, और आफ्टर मैरिज वो अपने हस्बैंड के गोत्र को अडेप्ट करती थी। वन ऑफ द फाइंड आउट, एक ये भी हमने फाइंड आउट किया है कि जो फॉलोइंग कंसिडर है मैन और वुमेन, वो भी यहाँ पर गोत्र को कंसीडर करते थे। दीज नेम ऑफ वॉर आर अवेलेबल फॉर पावरफुल रूलिंग, और जो उनका एक गोत्र रहता था ये भी बहुत उनको शासन करने में या उनको रूल करने में बहुत पावरफुल रहता था। वेस्टर्न इंडिया में जैसे डेक्कन में सातवाहन वंश ने शासन किया था, तो उनके गोत्र जो था उनका नेम से ही वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो इस तरह से उनके गोत्र के नाम से उनको जाना जाता था। और सेवरल ऑफ देयर इंस्क्रिप्शन हैव बीन recovered which allow historian to trace family ties including marriage। और ये जो फैमिली संबंध उनके रहते थे वो उनके मैरिज के आफ्टर मैरिज या मैरिज होने के बाद ये फैमिली संबंध उनके बनते थे। जैसा कि आपको इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि जो सातवाहन वंश के रूलर थे एंड हिज वाइफ, इसमें सातवाहन वंश का रूलर और अपनी वाइफ के साथ बैठे हैं। इसमें रूलर ने वॉल्व के में इसको डोनेट किया है और बुद्धिस्ट मॉन्क के रूप में इसको दर्शाया गया। ये जो स्कल्पचर है 2nd सेंचुरी BC में बनाया गया था। और नेम्स ऑफ द सातवाहन किंग्स इंस्क्रिप्शंस, ये सारे सातवाहन किंग्स इंस्क्रिप्शंस के उनके नेम हैं। तो इस तरह से सातवाहन वंश भी बहुत उस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ।